हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करेंगे चैप्टर 8 के बारे में, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को हमने जैसे एक एक शब्द को खोद खोद कर पढ़ा था, ऐसे ही वो थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा वहाँ पर आपको चीज़ें प्रिसाइज वे में पता होनी चाहिए थी। अब हम लोग चैप्टर को टारगेट करने वाले हैं चैप्टर 8 विच इज़ डीपीएसपी। मतलब बताऊंगा मैं भी आपको इसका, लेकिन ये चैप्टर और चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये चैप्टर काफ़ी लाइट चैप्टर है, लेकिन इसको हमें फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना पड़ता है। यानी कि अगर एफ आर यहाँ पर है ना बीच के अंदर, तो एक हाथ उसका जो होता है वो डीपीएसपी का होता है और दूसरा हाथ जो उसका होता है वो फंडामेंटल ड्यूटी का होता है। मुझे आप ये बता सकते हो, अगर मैं इन तीनों का लिंक, अगर ये जो चेन मैंने बनाई है, अगर मैं इसको इस्टेब्लिश करूं, तो यहाँ पर अल्टीमेटली किसका लिंक दिख रहा है आपको? एनीवन? मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, ये फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट सिस्टम के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर किस चीज़ को दर्शाता है? वॉट काइंड ऑफ लिंक डज इट रिफ्लेक्ट in the Indian constitutional system? बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी तो बहुत बाद में आई थी। चलो इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। श्रीकांत, ये बताओ फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होते हैं? नागरिकों के लिए, ठीक है। सिटीजन के लिए, सिटीजनशिप नहीं, सिटीजन्स के लिए होते हैं, राइट? ये ठीक है। श्रेया, फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए होती है? ये जिम्मेदारियां किसको निभानी है? लॉक कर दूं? चलो, मान तो नहीं था, लेकिन आपने बोला तो मान लिया मैंने, ठीक है। डीपीएसपी भी बता दो किसके लिए होता है? वेरी गुड। तो यानी कि अब इन तीन से यहां पर कौन से दिख रहे हैं मुझे दो लिंक बनाने के लिए? स्टेट का लिंक सिटीजन्स के साथ और सिटीजन का लिंक स्टेट के साथ। समझ गए? अब मेरी बात समझ में आ रही है सुगंधा? मैं क्यों कहता हूं कि ये एफआर, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों चैप्टर हमें सिंक्रोनाइज मैनर में पढ़ने चाहिए। स्टेटमेंट भी ऐसी आती हैं, और मेंस में जब आप एक को एड्रेस कर रहे हो आंसर राइटिंग के अंदर, तो बाकी दो का भी जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है। वो आप सीख जाओगे जब आप इसकी एनालिसिस करना सीख जाओगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले शब्दों को खोद खोद के तोड़ के रख देते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स क्या होता है? क्या मैं ऐसा कह दूं, ये एक प्रकार की डायरेक्शंस होती हैं, एक प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक प्रकार से ये हमें ये बताता है किसी भी पर्सन को व्हाट टू डू या फिर व्हाट नॉट टू डू। डायरेक्टिव वर्ड का मतलब समझ में आया? प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या है? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, सम इंपॉर्टेंट गाइडिंग रूल्स एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। हाँ कि ना? बोलो। यहां पर मैं स्टेट को जो है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, यूनियन गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट, बोलो। और पॉलिसी को मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, बिल के रास्ते से चलते चलते जब तक कोई चीज एक एक्ट या फिर लॉ ना बन जाए, ये एक प्रकार की पॉलिसी मेकिंग है, जिसकी वजह से a nation should be administered and well-being of citizens मस्ट बी एंश्योर्ड। पॉलिसी इसी के लिए तो आती है, या तो देश चलाने के लिए आएगी या जनता के भले के लिए आएगी, हाँ के ना। ये चारों शब्दों को जो मैंने डिफाइन करा आपको अच्छे से, जो बताया मैंने, एक डायरेक्टिव वर्ड मैंने आपको बताया अलग से। आराम से ठंडे दिमाग से पहले जो कहानी है वो ऐसे ही चलाना शुरू करो। फिर मैंने आपको प्रिंसिपल वर्ड का मतलब बताया। उसके बाद मैंने आपसे बात करी स्टेट के बारे में, एंड लास्ट मैंने आपको बताया पॉलिसी के बारे में। अब मुझे साफ तरीके से यह बता दो, क्या आपको ये चारों शब्दों के मतलब जो है ये समझ में आएंगे? समझ में तभी आगे बढ़ने का फ़ायदा है, वरना ये चैप्टर खोखला हो जाएगा। और अगर ये चारों समझ में आ गए हैं शब्द, तो समझो चैप्टर ख़त्म है आपके लिए। आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसके अंदर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना। जो संविधान निर्माता थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, श्रीकांत मुझे बताओ मेरी हिंदी तंग तो नहीं करती है, समझ में आ जाती है आपको, सिंस यू बिलोंग टू कर्नाटका? ठीक है ठीक है ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, हमारा संविधान सबसे पहले बताओ कब बनकर रेडी होता है शैली? पागल हो गए हो? 26, हाँ क्या बोला? नवंबर, अच्छा मुझे लगा जनवरी बोला। ठीक है। और कब से कब तक चलता है ये भी बता दो। ऐसा बोल दूं, दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर संविधान निर्माता जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, आज़ादी के बाद जस्ट जो पहली सरकार बनती है, इलेक्शंस कब होते हैं हमारे देश में? नाइनटीन 52 इलेक्शंस बोला जाता है ना। मेजॉरिटी ने, याद है, जनवरी महीने के अंदर वोटिंग करी थी, है ना। 1952 में हमारे देश में इलेक्शंस होते, पहले हुए थे, लेकिन याद करो श्रेया, ये शैली, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा था ये वाली चीज़ कि वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ करके जो इलेक्टोरल रोल्स बनाए गए थे उसको नेहरू जी ने कैंसिल कर दिया था, है ना, एंड फ्रेश लिस्ट बनाने की वो दिया था। तो दोबारा वोटिंग जब हुई थी, तो वोटिंग तो दोबारा नहीं हुई थी, मतलब वोटिंग तो एक ही बार हुई थी, लेकिन जब वो बनने में, इलेक्टोरल लिस्ट बनने में जब वो टाइम लगा, तो वोटिंग सबसे ज़्यादा इसी साल में होती है, जनवरी महीने के अंदर। तो 1952 में जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद बनी सरकार। अब श्रेया सोच समझ के एक चीज़ का आंसर देना ज़रा, जैद आप भी, कि संविधान निर्माता इस टाइम पर जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रखा हुआ है वो फ्रेश है? बिल्कुल बताते जाओ मुझे। बिल्कुल फ्रेश है। और ये जो सरकार बनी है, ये पहली सरकार बनी है, ये भी फ्रेश है आज़ादी के बाद। अगर संविधान निर्माता जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को साइड करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग लाते हैं, क्योंकि
It is not the constitution makers who are telling and compelling to do certain things. It is the rule book of the nation, which is the constitution, जिसके अंदर कुछ guidelines given है, ठीक है. अब ये गाइडलाइन अगर पहली वाली सरकार को दी जाती, जो कि ये बनी 1952 के इलेक्शन के बाद, ध्यान से मेरी चीज़ को सवाल को आंसर करना, क्या संविधान बनना और पहली सरकार का बनना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वो वक्त और ज़माना एक ही था? बिल्कुल. उस टाइम पर एक ही प्रकार की परिस्थितियाँ एग्जिस्ट कर रही थी, एक ही प्रकार के लोग होते थे. देश के सामने आर्थिक समस्याएं या सामाजिक समस्याएं, नेशन बिल्डिंग की समस्या, सब एक जैसा ही था, सारी व्यवस्था एक जैसी थी, है ना. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना अपने आप में एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट. और वो फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट इसलिए है बिकॉज इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. जिंदा इंसान ही तो फ्यूचर में पहुंच सकता है श्रेया. फ्यूचर इन द सेंस जो कल आएगा, परसों आएगा, 1 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा. यानी कि अगर आपको फ्यूचर में कदम रखना है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोल रहे हैं इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट एंड लिविंग डॉक्यूमेंट, तो मुझे एक बात बताओ, वक्त, परिस्थिति और हालातों के हिसाब से संविधान निर्माता क्या कुछ कुछ ऐसी विंडो ओपन करके गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो संविधान नवंबर 1949 में रेडी हो गया था, अब वक्त और ज़माना जब आगे बीतेगा, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 20, 30, 2080, ऐसे करते करते 2100, 2200, जो भी ये सारे के सारे जो साल चलेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान निर्माता कुछ तो ऐसी विंडो ओपन करके गए होंगे ना कि हम लोग वक्त और हालातों के हिसाब से डिसीजन आने वाली सरकारें ले सके. B.R. अम्बेडकर जी को पता था कि 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? पक्का सोच लो. नहीं पता था. क्यों? वो तो रखवाले थे सच्चाई के भी, संविधान के भी, अंतर्यामी नहीं थे. लेकिन एक बात बताओ, जो करंट सरकार है हमारे देश के अंदर, उसने तो संविधान को चेंज नहीं करा, वो तो उसी संविधान के ऊपर चल रहे हैं, है ना. हालांकि अलग अलग सरकारों ने कुछ कुछ पन्नों को फाड़ा है और कुछ कुछ पन्नों को इंसर्ट करा है, जिसको हम लोग संवैधानिक लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं अमेंडमेंट्स, है ना. श्रेय, नॉर्मल प्रोसीजर तो यही है ना, एक पेज को फाड़ दिया, दूसरे पेज को लगा लिया. अगर लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन आ जाए और डीपीएसपी में कोई अपग्रेडेशन आ जाए, बात वही होगी. आपने अपनी एक स्टिकी नोट को या एक A4 शीट को नोट मेकिंग से निकाला, दूसरी शीट को इंसर्ट कर दिया नई नॉलेज डालकर. यानी कि आप क्या कर रहे हो अपने नोट्स के साथ? आपने उनको बना रखा लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह. ऐसी थोड़ी ना हमारी श्रेया के नोट्स कम है संविधान से, है कि नहीं. श्रेया के घर में बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है ना, संविधान है, सब कुछ है. अरे महात्मा गांधी की हिस्ट्री को हाथ पे लेके डोल रही है. अभी श्रेया के नोट्स वहां तक नहीं पहुंचे शैली कि अभी गांधी को गोली लगी नहीं, अभी लगेगी थोड़े महीनों के बाद. ठीक है, अभी बाकी है वो प्रोसीजर. तो देखो, एक फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. अब एक बात बताओ, अगर हम फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट इसको कह रहे हैं, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी फ्यूचरिस्टिक थे? फ्यूचरिस्टिक थे. अब क्या होता है, मैं बताना यहां पर ये चाह रहा हूं एक कीवर्ड. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना सब वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी प्रोविजंस मोल्ड कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें, एज वेल एज, तीसरा वर्ड दे रहा हूं, एडजस्ट कर सकें. ये चीज़ संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छे से सुनिश्चित करने की कोशिश करी है थ्रू अ मैकेनिज्म नोन एज DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी.
अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि फ्यूचर में जो भी सरकारें आएंगी वो वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से अलग प्रकार की सरकारें होंगी। जब पहली सरकार बनी तो कांग्रेस वॉज द डोमिनेंट पार्टी इन द कंट्री। ऑपोजिशन लीडर्स और रूलिंग लीडर्स के बीच में हमने शैली पढ़ा था पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तालमेल बहुत अच्छा होता था, राइट। लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित कर सके, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था क्या कि कोई बात नहीं, जब फ्यूचर सरकारें बनेंगी आज से 70 साल बाद, 100 साल बाद, तो वो संविधान की इस बुक को उखाड़ फेंके, फाड़ दें, जला दें, राख बना दें और वो अपने हिसाब से अपने वक्त और परिस्थितियों को देखते हुए संविधान बना लेंगे? नहीं ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल आज भी दुनिया वाले क्यों देते हैं? इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री आज भी क्यों बोला जाता है? आसपास की सभी रीजन्स के अंदर, इवन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और जो हमारे आसपास की जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सारी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान वगैरह के रीरिटन है, कितनी बार लिखे जा चुके हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इंटैक्ट है। वही है, बस हम पेजेस को निकालना और इंसर्ट करना, बस यही तो प्रक्रिया करते हैं। अब डीपीएसपी बेसिकली क्या है, ये ना सभी की सभी फ्यूचर सरकारें, चाहे वो 100 साल तो छोड़ो 1000 साल बाद भी आएंगी, तो इतने फ्यूचरिस्टिक थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस फ्यूचरिस्टिक बात को ऐसे हाईलाइट करने की कोशिश करी है। एक चैप्टर डाला है डीपीएसपी का पार्ट 4 के अंदर। अभी बताता हूं ये सारी चीजें। इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी बुक है, एक बनाया पार्ट 4, उसके अंदर एक ये डाला चैप्टर, ठीक है। अब ये एक प्रकार से रूल बुक है। इस रूल बुक के अंदर कुछ ना इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दे रखी हैं, 1 2 3 4 ऐसी n नंबर ऑफ गाइडलाइंस जो हैं इस रूल बुक के अंदर जो है वो दे रखी हैं। ये रूल बुक ये कहती है, नाम ही है रूल बुक, कि सरकार को अगर कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक्ट, लॉ, बिल, डिसीजन, एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कोई भी चीज़ अगर करनी है, एक बार के लिए उनको कोई भी चीज़ लाने से पहले इस रूल बुक को रेफर करना पड़ेगा, यानी इसी के दायरे के अंदर रहकर उनको कोई भी चीज़ बनानी पड़ेगी। ये वाली बात जो श्रेया मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, आपको पता लग जाएगा कि जब हम लोगों को लबासना जाने के बाद जो पॉलिसी, लबासना की ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद जो पॉलिसी मेकिंग का जो रोल दिया जाएगा, भले वो इंटरनेशनल फोरा के अंदर हो या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर हो, तो आप समझ जाओगे कि यार मैं अपनी मर्जी से काम क्यों नहीं कर सकती, मैं ये चीज़ लाना चाह रही हूँ लेकिन क्यों सरकार मेरे प्रस्ताव को ऐसे ही रख देती है, टेबल पे फेंक देती है। कल को तो शाम को मैंने ये देखा, मैंने जो चिट्ठे लिख कर भेजे सरकार को कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, सरकार तो उसके ऊपर तंदूरी पनीर बना कर खा रही थी, मोमोज की चटनी लगा के। तो आपको समझ में आएगा कि हमारी ओपिनियंस की या बातों की कदर क्यों नहीं है, क्योंकि वो सरकार की खुद की भी नहीं है। सरकार को खुद भी एक दायरे के रहकर, एक रूल बुक के दायरे के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, और उस रूल बुक को बोलते हैं डीपीएसपी। दीज आर सर्टेन डायरेक्शंस, सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कि भाई साहब जब आप कोई भी पॉलिसी बनाओगे, कोई भी लॉ लेकर आओगे, कानून लेकर आओगे, या किसी को लाने के बारे में सोच रहे हो, एक बार के लिए इस बुक को उठा लो, क्या वो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द आप ये कानून बना रहे हो। अच्छा, अब आप कहोगे इसकी रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस बताओ जरा। रेलेवेंस ये है, सोच के देखो कभी एकदम से अगर सरकार, प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर बिल्स लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है, वो खुद भी नहीं चाह रहे थे ना, सरकार क्या खुद चाह रही थी कि पंजाब हरियाणा के किसान जो है हाईवे पे चक्का जाम करके बैठ जाएं और वो कर दें। दुखी करने के लिए थोड़ी ना सरकार किसी को बिल लेकर आती है, क्योंकि सरकार को एक बार बताओ, अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स प्यारी नहीं है क्या श्रेया, है शैली, है ना। अब सोचने वाली बात ये लगती है, हम लोग ये कहते हैं जैसे सरकार की कभी भी निंदा होने लग जाती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके हमें लगता है कि इसका आने से हमारी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव रिपरकशंस पड़ेंगे, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, हम क्या कहते हैं, यार ये प्रधानमंत्री कितना बेला है, ये मुख्यमंत्री कितना बेला है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफें चलती रहती है, आराम से ज़िंदगी चल रही होती है, आराम से देश चल रहा होता है, पता नहीं इसको नई नई चीज़ें लाने की क्या सूझ जाती है। अब हमें लगता है ये रात को ऐसे सोया होगा, रेवोल्यूशनरी थॉट आया होगा दीपक दुबे की तरह, उड़कर सुबह एक डिसीजन दे दिया, देश में दंगों का चक्का जाम हो गया। ऐसा नहीं होता है। सोचने वाली बात यह है, एक चीज और मैं बताता हूं, वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से ना सारी चीजें देखी जाती हैं।
अब देखो एक और चीज़ आप लोगों को कभी कभार लगती होगी ना, एकदम से श्रेया ये जो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, एकदम से कैसे दूसरी कंट्रीज की ट्रिप पे चले जाते हैं, समझौते साइन करने चले जाते हैं। ये समझौते के लिए एकदम से इनके दिमाग में आइडिया कैसे आ जाता है कि ये एग्रीमेंट साइन करना है, वो करना है। ठीक है यार, कुछ कुछ चीज़ें पॉलिटिकल से कहते हैं पॉलिटिकल नेचर से कनेक्टेड होती हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में चल रही होती हैं, लेकिन वो एकदम से इनको कैसे पता होता है कि हमें क्या डीलिंग करनी है, क्या नहीं करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें डीपीएसपी में दे रखी होती हैं। इसको बताने से श्रेया, शैली, आप सभी का, जैद, ये फ़ायदा होगा, आपको पता लग जाएगा आज के बाद जितने भी करंट अफेयर श्रेया आप आज के बाद ज़िंदगी में देखोगे, ज़िंदगी में बता रहा हूँ, जब भी करंट अफेयर आप देखोगे और वो करंट अफेयर किसी पॉलिसी, एक्ट या रूल से रिलेटेड होगा, गारंटी मेरी श्रेया, ये जो सिर्फ मैंने एक भी लाइन नहीं पढ़वाई और जो इंट्रोडक्शन के ऊपर किसी आप में से लगा होगा किसी बेवकूफ़ को कि इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, आई एम टेलिंग यू श्रेया, जैद, जितने भी पीटी 365, मेन 365 या कहीं पर भी आप अगर आप पॉलिसी और एक्ट या कुछ भी पढ़ोगे सरकार का, आप कनेक्ट ना करो ना डीपीएसपी से। अच्छा सर, ये इस डीपीएसपी के बेसिस पर ये सरकार एक्ट लेकर आई है, इस डीपीएसपी के बेसिस पर सरकार ये पॉलिसी लेकर आई है, आपको बहुत मजे आने वाले हैं। और उससे पता क्या होगा, जब भी किसी एक्ट या पॉलिसी के ऊपर श्रेया, जस्ट फील द डोपामीन। पीएसआईआर में और जीएस पेपर 2 में जब क्वेश्चन आएगा, हमें सबसे पहले अंधाधुंध एक इंट्रोडक्शन लिखने के लिए रेडीमेड इंट्रोडक्शन एक हमारे पास होगा, सरकार हैज ब्रिंग दैट पॉलिसी, दिस एक्ट वगैरह इन द लाइमलाइट ऑफ दिस डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 51, इससे कनेक्टेड है, इस वजह से सरकार ये लेकर आई है। अब क्योंकि डीपीएसपी जो ये मेंशन है, आपको उसकी एटोलॉजी पता है कि इससे क्या हो सकता है, कौन से एरिया से कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारे के सारे पॉलिसी और एक्ट के पॉइंट फ्लो होते चले जाएंगे। इसलिए तो करंट अफेयर नहीं करवाता मैं। वो डॉक्यूमेंट तो समझ लो कि सरकार जिस करंट अफेयर को न्यूज में लाने के लिए जो करंट अफेयर हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, तो सरकार का करंट अफेयर का डॉक्यूमेंट क्या है, ये है वो। सरकार को करंट अफेयर बनाने के लिए भी इस डॉक्यूमेंट से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को पकड़े ना जिससे सरकार होमवर्क कर रही है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हमें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर इतनी बात अगर समझ में आ गई ना श्रेया, तो अब देखना, अब आपको पूरी यूपीएससी की जर्नी में एक भी दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी एक्ट या पॉलिसी के क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बनाने में, उसके प्रोविजंस लिखने में, और रेडीमेड एक इंट्रोडक्शन तो आपके पास हो गई होगा, पीएसआईआर में भी, ऑप्शनल में भी और इसमें भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ। जो डीपीएसपीज हैं, ये हमारे संविधान के पार्ट 4 के अंदर गिवन है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। क्या ये याद करना है? देखो, पार्ट 4 तो यूपीएससी के लिहाज से याद करना है। क्या ये आर्टिकल्स याद करने हैं? आर्टिकल्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि जितने डीपीएसपीज गिवन होते हैं ना, जितने भी डीपीएसपीज गिवन होते हैं, आपको वो लाइन जो है वो पता होनी चाहिए, और कौन सा डीपीएसपी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तभी तो वो आपको पता होना चाहिए। तभी तो ये इसका मजा है जैद कि हम इंट्रोडक्शन लिख सकेंगे उस आर्टिकल को कोट करके, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे हमें। अब यहां पर बैक में कोई एक चीज गिवन है। एक्चुअली जो डीपीएसपीज हैं, दे आर मेंशन्ड इन आर्टिकल्स 38 टू 51। यहां पर क्या बोल रहा है? 36 टू 51। अगर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आप लोगों में से किसी ने अच्छे से करा तो आपको याद होगा, जर्नली तो हम ऐसा बोल देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से शुरू होता है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 पे जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन एक्चुअली याद है, 12 से लेकर 35 तक उसके आर्टिकल्स होते हैं, 12 टू 35। अब श्रेया, 35 फंडामेंटल जो राइट्स हैं, दे आर पार्ट 3, आर्टिकल 35 तक खत्म होते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत हो गई, कंटिन्यूएशन देखो आर्टिकल 36, 51 तक ये जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 के अंदर दे रखा होगा, इसके बाद के आर्टिकल्स यहां से कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कहानी की तरह, मैं वही बोल रहा था ना कि आपको याद, दिमाग पे स्पेशल जोर मत डालो, दिमाग को फ्री रखो, अपनी नसें मत जला दो ज़्यादा फोकस करके, ऑटोमेटिकली रिलैक्स दिमाग से रिवीजन करते करते ये टिप्स पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, पहले एक जो बैक में वो बात बोल रहा है, इसको जानना जरूरी है। आर्टिकल 36 वैसे तो कह रहा है कि जो ठोस तरीके से जो डीपीएसपीज हैं, दे आर मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 38 टू 51, लेकिन आर्टिकल 36 डील करता है विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, एंड आर्टिकल 37 इट डील्स विद द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 36 ये बताता है, देखो तभी तो मैंने शब्दों को खोद खोद के अलग करा था श्रेया, ये जो स्टेट वाली बात करी ना मैंने,
इसलिए मैंने इन पे गोले बनाए रखे थे शुरू में ही, ठीक है। इसके बारे में बात करता है, और जब हम पूरे DPSPs पढ़ लेंगे ना लास्ट में जाके, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हमें पता लगेगा इनकी नेचर क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। और ये सिग्निफिकेंस तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, इसलिए मैंने बोला था अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना, ये चैप्टर मक्खन है। सिग्निफिकेंस क्या है कि भैया सरकार को कोई भी चीज़ बनानी है तो इस रूल बुक को उसको रेफर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है इसका। सरकार इसके दायरे से जाकर काम नहीं कर सकती बाहर जाकर, और हर एक सरकार की एड पॉलिसी वगैरह इनमें से मैच करता होता है, ठीक है। अब देखो, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस DPSP के आइडिया को बोरो करा फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश किसको बोला जाता है? कौन सी कंट्री होती है? आयरलैंड। और आयरलैंड ने खुद अपने संविधान में कौन से संविधान से इसको कॉपी करा था? अबे स्पेनिश, देख ले। अट्ठाईस तारीख को कलेक्टर बनना है इसको, देखो, ठीक है। जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बोरो करा इस आइडिया को फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, जिसने खुद कॉपी करा था इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ना सौगंधा, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, अगर उसको शब्दों के साथ खेलना होगा ना, सबसे पहले मैं मार्क कर दूं जरा इसको, आयरिश और स्पेनिश, हाँ, अगर उसको सबसे पहले अगर शब्दों के साथ खेलना होगा ना, तो वो पूरे DPSP के चैप्टर को ना सोचते हुए श्रेया वो क्या करेगा, इन दोनों शब्दों के साथ खेलेगा। खेलेगा कैसे, मैं लैंग्वेज बताता हूँ खेलने की। स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको, आप बताना ये चीज ठीक है कि नहीं। द आइडिया ऑफ DPSP विच इज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सही है कि गलत है? सही। अरे श्रेया सामने दिख रहा है फिर भी उसके बाद भी हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, भारत के संविधान में जो DPSP है सुगंधा, उन DPSPs का बेस जो है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सही है, ठीक है। बेस कह रहा हूं, देखो शब्द में फर्क है ना। आइडिया जो है, ठीक है भाई, हमने देखा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक लग रहा है, उठा लिया। फिर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, फिर हमने उसको कहा अबे साले तू तो चोर है, तूने तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन तो उठाया हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। तो उधर की सरकार ने भी फिर बोला कि तुम भी तो चोर हो, तुम भी तो हमारा उठा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी कंट्री से चोरी चकारी करता कौन था? नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन था? सच्चाई के रखवाले, ठीक है। गेम सिर्फ इतना सही है, पता है सुगंधा, गेम इतना सही है, हमारे पास ये सारा सिलेबस करने के लिए श्रेया 365 डेज है। एग्जामिनर के पास 100 क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए 365 डेज है, ठीक है। वी शुड कम्पीट अगेंस्ट देम, समझ रहे हो ना, कि उसके सारे शस्त्र रेडी है, सारी तोपें सज रखी हैं, हमें ग्राउंड लेवल से मिट्टी को उठा उठा के सब कुछ बनाना है बस। लेकिन जैसे ही प्रेम्स का दरवाज़ा टूटता है ना, मेंस में आप देखना कि आप खुद अपने आप को कैसा फील करोगे, शीशे में अपनी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिस्क्राइब करा इन प्रिंसिपल्स को एज नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, नॉवल मतलब क्या सौगंधे, जो तुम पढ़ते हो वो नॉवल, हैरी पॉटर? तो कौन से? हाँ, नहीं, न्यू इसका मतलब होता है न्यू। हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको बोला कि ये प्रिंसिपल्स नॉवल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन तभी तो श्रेया मैं उनको बोलता हूँ सच्चाई क्या रखवाले, न्यू फीचर्स हैं भाई। आप न्यू तो उस चीज़ को बोलते ना जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं थी तभी तो आप अपने आप को न्यू बोलो, ठीक है। ऐसे तो आपका संविधान भी फ्रेश लिखा हुआ है, वो भी तो न्यू है। इसलिए अगर आपने इनिशियल लेक्चर्स मेरे देखे हो पॉलिटी के, एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, मेंस ओरिएंटेड, याद होगा आपको शैली सौगंधा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ऑफनली डिस्क्राइब्ड एज अ बोरोड और पैच वर्क, ये ब्लेम लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर।
फिर हम कंक्लूजन में बोलते हैं नो इट इज नॉट अ ब्लाइंड बोरोइंग, ओनली दोज कंडीशंस हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज विच सूटेड इंडियन कंडीशंस। ये लाइन पता है कहां से उठाई हुई है मैंने श्रेया, कहां से रट्टा मारा हुआ मैंने इस कंसेप्ट का? 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो बहुत कमाल की एनसीईआरटी है पता है। लेकिन करवाऊंगा क्या, मैं रिवर्स चलूंगा, पहले पूरी पिक्चर दिखा दूंगा फिर टीजर दिखाऊंगा उसका, ठीक है? और उसको हम कितनी दिन में खत्म करेंगे? एक दिन के अंदर। हाँ, क्योंकि यार एक बार बताओ ना, 80 चैप्टर यहां से करके जा रहे हो, उसके बाद उसमें टाइम ही कितना लगना है। लेकिन उसके अंदर पता है करवाऊंगा क्यों? 4 चीजें ऐसी गिवन हैं जो कि लक्ष्मीकांत के अंदर भी गिवन नहीं है, और यूपीएससी ने इसका फायदा उठा लिया था साल 2017 के अंदर। उसने पूछा था राइट टू वोट कैसा राइट है, बाद में तो अपडेटेड एडिशन में तो फिर सब कुछ ही डाल देते हैं जब क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है? हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने पूछा हुआ था राइट टू वोट क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, ऐसा कुछ 4 ऑप्शंस पूछे हुए थे उसने, और वो सिर्फ वहीं दे रखा है। लक्ष्मीकांत में भी जब उस टाइम पर जो एडिशन चलता था मार्केट की तरफ, वो वहाँ पर नहीं दे रखा था, बाद में डाला लक्ष्मीकांत ने उसको। मैं बताऊंगा आपको, सब्र करो, अरे सब्र करो। डीपीएसपी, और वो सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था उस साल का, पता है? पीएसआईआर के ऑप्शनल के बच्चों को भी नहीं पता था वो। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने से शर्माते हैं ना बेचारे, शर्म आती है, इज्जत कट जाएगी, हम यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है? जो डीपीएसपीज हैं अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से समझना, इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है एंड इनको डिस्क्राइब करा गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सौगंधा, मैं फिर से बता रहा हूं, शब्दों का हेर फेर होता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे कोई पूछे तो वो फंडामेंटल राइट्स भी है, डीपीएसपी भी है, लेकिन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल 32 को बोला जाता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड उसको किसने बोला था हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन श्रेया, सच्चाई के रखवाले, ठीक है? नहीं, सच में सच्चाई के रखवाले, इतनी अच्छी अच्छी बातें तो कोई रखवाला ही कर सकता है ना यार, ठीक है? तो डीपीएसपीज अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स, इनके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, ठीक है? एंड इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, दोनों को या फिलोसफिकल एलिमेंट बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड सोल बोल सकते हो। ग्रैनविल ऑस्टिन कौन है ये? भाड़ में जाए कौन है ये? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, बस पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, इतना मान लो। जो हमारे देश का नहीं वो हमारे काम का भी नहीं, ठीक है? लेकिन ये पॉलिटी में, मॉडर्न इंडस्ट्री में सारे वो अंग्रेज हमारे काम के हैं, ठीक है? ग्रैनविल जो ऑस्टिन है, उन्होंने डिस्क्राइब करा डीपीएसपीज को और फंडामेंटल राइट्स को एज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी को निकालने के लिए ना ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, जो इसको समझ गया ना वही सिर्फ लवासना जा सकता है। कंसाइंस, आपके मन के अंदर अगर कोई चीज़ आ रही है और आपकी आत्मा आपको कोस रही है कि तुम इस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम अपने आप को जितना मर्जी बेवकूफ़ बना लो, मुझे बेवकूफ़ बना लो, किसी भी अपनी फैकल्टी को बेवकूफ़ बना लो, हम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन डैट, वो सब बातें बकवास हो जाती हैं। अगर कंसाइंस अगर आपको कोस रहा है ना, बिस्तर पर जाते जाते अगर वो आपको गालियाँ दे रहा है कि तूने आज बहुत टाइम वेस्ट करा, तो ये करा, वो करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, निब्बा निब्बीपन बहुत दिखाया, तो समझ जाओ कि अभी लवासना का गेट बहुत दूर है। कंसाइंस एक अंदरूनी आवाज़ होती है जिसके बेसिस पे हम लोग, ऐसा बोला जाता है कि इंसान जो होते हैं हमेशा एथिकल एंड मॉरल डिसीजंस लेते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है जिसने मर्डर करा है, उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई, या फांसी की सज़ा होने जा रही है, या फिर किसी के ऊपर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है, वो कुल मिलाकर आतंकवादी घोषित हो गया है। वो कभी भी चाहेगा क्या उसका बेटा ऐसे रस्तों पर आए या ऐसी प्रॉब्लमों में फंस जाए? वो कभी भी, एक आतंकवादी का बेटा अपने बेटे को आतंकवादी बनाना चाहता है? अरे यार मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक आतंकवादी का बेटा अपने कभी चाहेगा कि उसका बेटा आतंकवादी बने, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर का बेटा चाहेगा कि उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बने? दोनों में हम लोग ये देखते हैं कि
बेनिफिट्स और डीमेरिट्स कहाँ पर ज़्यादा है, राइट? ये है कंसाइंस। ये तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, तो 0.01% ऑफ लाइफ का एग्जांपल है। कंसाइंस आपका दिन रात आपके साथ होता है, ठीक है? आगे ग्रेनवेल ऑस्टिन ने अपनी बुक के अंदर बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ अ नेशन। तो ये पेज नंबर श्रेया आप रीड करके बताना मुझे, और बताना इसमें क्या लिखा हुआ था पूरा, ठीक है? तो दिस इज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हालांकि छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंट्रोडक्शन बन सकता है आपके लिए अगर आप इसको ध्यान से समझो। एंड आप में से कुछ जो बेवकूफ़ या हरामखोर या हरामखोरनियाँ जो हैं, अगर वो 2x पे ना चला के देखें अगर इसे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।